हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी नंबर 5 जो कि इनऑर्गेनिक सेक्शन से है। इसमें पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और कुछ और ब्लॉक केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स कवर्ड हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ग्रुप 17-18 से है, जिसमें F2 की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से कराई जा रही है। ठीक है, F2 की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से। डाइल्यूट NaOH मतलब OH माइनस की मात्रा कम है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH का मतलब हो गया कि OH माइनस की मात्रा जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, F2 यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो F2 तो दोनों ही रिएक्शन में ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, सॉरी, F2 जो है वो दोनों ही रिएक्शन में रिड्यूस होगा और OH माइनस को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, अब देखो डाइल्यूट NaOH है तो OH माइनस का अमाउंट कम है और F2 का अमाउंट ज़्यादा है, सो यहाँ पे OH माइनस को ऑक्सीडाइज करके प्रोडक्ट बनाता है OF2 और यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है O2 और साथ में फ्लोरीन का प्रोडक्ट बनेगा NaF और दोनों में NaF और साथ में वाटर फॉर्म हो जाता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है और हमें ये रिएक्शन ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है कि F2 को हम पास करें थ्रू अ मिनरल एसिड। एक मिनरल एसिड X है, उसके सॉल्यूशन में हम फ्लोरीन गैस को पास करें। ये कोई मिनरल एसिड है। अच्छा, एक ग्रीनिश येलो गैस Y प्रोड्यूस हो रही है, एक Y प्रोड्यूस हो रहा है। ये Y गैस है और इसका गैस का कलर बताया है, दैट इज ग्रीनिश येलो। अब ग्रीनिश येलो जैसे ही हमारे सामने आ रहा है ग्रीनिश येलो कलर, तो दिमाग में गैस जो आ रही होगी कि ये गैस क्लोरीन गैस हो सकती है, इट मे बी Cl2। ठीक है, अच्छा, विच ऑन ट्रीटमेंट विथ स्लैग प्रोड्यूसेस Z। अच्छा, Z स्लैग मतलब CaOH होल ट्वाइस के साथ जब हम Y गैस को ट्रीट कर रहे हैं तो प्रोड्यूस हो रहा है Z। और when red litmus is kept in contact with Z it changes into, अब देखो CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम Y गैस को ट्रीट करें, Y इज अ ग्रीनिश येलो गैस, तो ग्रीनिश येलो गैस जो कलर है यहाँ से बता सकते हैं कि ये कलर Cl2 की वजह से ये Cl2 गैस का होगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से CaOH होल ट्वाइस के ऊपर से जब हम क्लोरीन गैस पास करेंगे तो Cl2 के साथ ट्रीट करके ये हमें ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस कर देता है CaCl2.CaOCl होल ट्वाइस डॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डॉट 2s2O। ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर की में देखेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर में OCl माइनस है और OCl माइनस एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। OCl माइनस एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और साथ में ब्लीचिंग पाउडर का नाम ही ब्लीचिंग एजेंट है। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम किसी भी कलर्ड सब्सटेंस का साथ ट्रीट करेंगे, किसी भी कलर, चाहे वो रेड लिटमस हो चाहे ब्लू लिटमस हो, एनी कलर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये कलर्ड कंपाउंड को ये ब्लीच कर देगा। और ब्लीचिंग पाउडर का जो ब्लीचिंग एक्शन है दैट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, और या फाइनली कलर को ब्लीच करके ब्लीचिंग बाई ऑक्सीडेशन एंड फाइनली द कलर विल बी वाइट। ठीक है, तो यहाँ जब हम रेड लिटमस को ट्रीट करेंगे इस Z कंपाउंड से, तो ये Z कंपाउंड जो हो गया दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग एक्शन दिखाएगा और जो भी कलर का कंपाउंड होगा उसको फाइनली वाइट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ग्रुप 16 का सवाल है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात की जा रही है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनमें से किस प्रोसेस से सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, पहला प्रोसेस है बेरियम पेरोक्साइड BaO2। इसको आइस कोल्ड H2SO4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं। H2SO4 ये बेरियम सॉल्ट है। बेरियम BaO2 को हम बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 का सॉल्ट मान सकते हैं और H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये इसके साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट सॉलिड बना देगा और H2O2 प्रोड्यूस हो जाएगा। आइस कोल्ड इन्वायरमेंट रखने का पर्पज़ ये है कि H2O2 रूम टेम्परेचर पे
25 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो H2O और O2 में डिसोसिएट कर जाता है। तो उस डिसोसिएशन को रोकने के लिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए हम आइस कोल्ड इन्वायरमेंट लेते हैं। ठीक है। दूसरा है आइस कोल्ड एडिशन ऑफ H2SO4 ऑन PbO2। अब देखो PbO2 प्लस H2SO4, अब यहाँ देखोगे कि PbO2 को जब हम H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो PbO2 इज नॉट ए परऑक्साइड, इट इज ए ऑक्साइड ऑफ लेड। ये ऑक्साइड है और PbO2 में Pb+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसके साथ 2 O-2 जुड़े हुए हैं, ऐसा। तो ये परऑक्साइड नहीं है। तो पहली चीज़, अगर ये परऑक्साइड नहीं है तो यहाँ से रिएक्शन के बाद हमें H2O2 तो नहीं मिलेगा। तो ये बात कंफर्म हो जा रही है कि बी ऑप्शन से H2O2 सिंथेसाइज नहीं हो सकता। अब इससे होगा क्या, तो इसका प्रोडक्ट हमें PbSO4 और H2O और साथ में O2 बन जाता है। कैसे? Pb+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर Pb का फेवरेट ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाए तो +2 है, तो H2SO4 या HNO3 जैसे एसिड्स के प्रेजेंस में Pb+4 से खुद रिड्यूस होता है Pb+2 में, और जो O-2 है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है O2 में। ठीक है। नेक्स्ट है एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ 2-ethyl एंथ्राक्विनोल। 2-ethyl एंथ्राक्विनोल का एरियल ऑक्सीडेशन मतलब एयर से ऑक्सीडेशन। अब ये जो प्रोसेस है ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है और इंडस्ट्री ये प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। 2-ethyl एंथ्राक्विनोल, ये हो गया एंथ्राक्विनोल और इसके सेकंड पोजीशन यहाँ पे ET ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं 2-ethyl एंथ्राक्विनोल। इसको जब हम O2 के साथ ट्रीट करते हैं तो O2 के साथ रिएक्शन के बाद ये H2O2 प्रोड्यूस करता है और H2O2 और दूसरा प्रोडक्ट एंथ्राक्विनोन है, और इस 2-ethyl एंथ्राक्विनोन इसको फर्दर H2Ni के साथ ट्रीट करके ये H2O2 प्रोड्यूस हुआ, तो इसको फर्दर H2Ni के साथ ट्रीट करके इसको फर्दर 2-ethyl एंथ्राक्विनोल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये प्रोसेस हाइड्रोजन परऑक्साइड के इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का प्रोसेस है, और जो ये फर्स्ट प्रोसेस बेरियम ऑक्साइड वाला प्रोसेस देखा ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अमोनियम सल्फेट एट हाई करंट डेंसिटी। तो अमोनियम सल्फेट एट हाई करंट डेंसिटी में जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे एनोड पे सल्फेट का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, और सल्फेट ऑक्सीडाइज होके, सल्फेट में देखेंगे कि सल्फर तो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट +6 में है, तो सल्फर तो ऑक्सीडाइजेबल नहीं है। यहाँ ऑक्सीडेशन केवल ऑक्सीजन O-2 में जो ऑक्सीजन है उसी का पॉसिबल है। तो देखो सारे ऑक्सीजन -2 में हैं, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो इस पर इसका जो न्यूट्रल चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा, सॉरी इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा, और इसके ऊपर देखेंगे कि इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसका नेगेटिव खत्म हो जाएगा। साथ में ऑक्सीजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये ऑक्सीजन बचेगा, जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ऐसे 2 ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होके H2O8-2 बना देते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम ऐसा देख सकते हैं SOO। अब देखो 2 यहाँ पे जो ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन में 7 इलेक्ट्रॉन आए, तो ऐसा ऑक्सीजन दूसरे 7 इलेक्ट्रॉन वाले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ये प्रोडक्ट दे देगा H2O8-2-, और इसकी फर्दर जब हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम जब कर देंगे तो ये देखो एसिडिक मीडियम जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये OH कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इस बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होगी और इस बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होगी, और इससे बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और इधर देखेंगे इधर ऑक्सीजन को H मिलेगा, इस ऑक्सीजन को भी H मिल जाएगा, और यहाँ बन जाएगा H2O2। तो इस प्रोसेस से भी H2O2 प्रिपेयर किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड A प्रोड्यूसेस 2 एसिड्स P and Q। P इज यूज इन इचिंग ऑफ द ग्लास। अभी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि P जो है वो इचिंग ऑन द ग्लास पे इचिंग करने में यूज होता है, यानी यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि P इज द ओनली वन एसिड
HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड देखें तो वैसे तो ये काफ़ी वीक एसिड, हाइड्रा एसिड में, हाइड्रोजन के हाइड्रा एसिड में से ये एक होता है हाइड्रा एसिड है जो वीक है, बट इसकी और प्रॉपर्टीज़ हैं। ईश्वर ने इसे वीक बनाया है तो ईश्वर ने इसे एक और भी प्रॉपर्टी दे रखी है, वो है कि ये गैस के साथ रिएक्ट करता है। तो गैस पे कुछ उकेरना हो तो इस HF का यूज़ किया जाता है। तो HF इज यूज फॉर इचिंग ऑन द गैस। ये गैस पे कुछ उकेरने के काम आता है, ठीक है। तो यानी कंपाउंड ए की हाइड्रोलिसिस से जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें एक तो P है HF और दूसरा अभी नहीं पता, तो दूसरे को हम Q लिख लेते हैं। ये भी एक एसिड है। Q ऑन स्ट्रांगली हीटिंग गिव्स ऑक्साइड R। Q को अगर हम स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, एसिड को हीट कर रहे हैं, तो ये R प्रोड्यूस कर रहा है एंड R इज एन ऑक्साइड। R एक ऑक्साइड है। और अब एक बहुत अच्छा डेटा है कि R इज यूज इन एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो भाई एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में आयोडीन पेंटा ऑक्साइड का यूज़ किया था, I2O5 प्लस CO। कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में आयोडीन पेंटा ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, और ये रिएक्शन के बाद I2 और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देता है। तो यानी R इज ऑक्साइड कौन, I2O5। अब R जो है वो हीट करने के बाद प्रोड्यूस हो रहा है, यानी वो एसिड से वाटर निकालने के बाद प्रोड्यूस हो रहा है। तो I2O5 में अगर हम वाटर ऐड कर दें तो हमें एसिड मिल जाएगा, और वाटर ऐड करके देखेंगे तो जो एसिड मिलेगा दैट इज HiO3। I2O5 में जो वाटर ऐड करेंगे तो H2I2O6 यानी HiO3 बन गया, यानी द एसिड Q इज HiO3, यानी ये जो एसिड Q है दैट इज HiO3। अब कंपाउंड ए कौन सा हो सकता है, तो आयोडीन और फ्लोरीन का, और साथ में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट बी +5। तो बी ऑप्शन यहाँ सूटेबल ऑप्शन है। बहुत बेहतरीन सवाल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक गैस है जो कलर ब्रीच करता है फ्लावर्स बाय रिडक्शन, एंड दूसरी गैस ब्रीच करती है बाय रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो देखो फ्लावर्स का कलर रिडक्शन से ब्रीच हो रहा है, तो हमारे मन में एक ही गैस आनी चाहिए, वो है सल्फर की, सल्फर डाइऑक्साइड। एंड ऑक्सीडेशन से दूसरा ब्रीच कर रहा है। तो देखो ए ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये CO दे रहा है, CO ब्रीचिंग एजेंट नहीं है, H2S भी नहीं है, अमोनिया भी नहीं है। तो यानी डी ऑप्शन SO2 और Cl2 बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें देखें तो एक को सोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसमें नेसेंट हाइड्रोजन होता है, और ये हाइड्रोजन जो है वो कलर्ड मैटर के साथ कंबाइन होकर कलरलेस मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी ब्रीचिंग को, ये ब्रीचिंग देखेंगे तो ये ब्रीचिंग बाय रिडक्शन है, एंड ब्रीचिंग बाय रिडक्शन इज टेम्पररी, वेर एज ब्रीचिंग बाई ऑक्सीडेशन जो Cl2 के साथ होता है, Cl2 वाटर में डिजॉल्व होकर HCl प्लस HOCl बनाता है, और ये जो HOCl इंटरमीडिएट फॉर्म होता है ये HCl और नेसेंट O में कन्वर्ट हो जाता है। नेसेंट O में HCl प्लस नेसेंट O में टूट जाता है, और ये नेसेंट O जो है, ये नेसेंट O जो है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रीचिंग का जो काम है वो भी नेसेंट O से होता है, और ये कलर्ड मैटर को ये नेसेंट O ऑक्सीडाइज करके कलरलेस मैटर में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो ब्रीचिंग है दैट इज परमानेंट। ये जो ब्रीचिंग है वो कैसा है, दैट इज परमानेंट, एंड ब्रीचिंग बाय रिडक्शन इज टेम्पररी, ठीक है। तो ब्रीचिंग दो टाइप की होती है, टेम्पररी एंड परमानेंट। रिडक्शन से जो ब्रीचिंग है दैट इज टेम्पररी, एंड ऑक्सीडेशन से जो ब्रीचिंग है दैट इज परमानेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि SbF5 react with XeF4 to form an adduct and the shape of cation and anion adducts are respectively। तो देखो SbF5 एक अच्छा ल्यूइस एसिड है, और ये जब ल्यूइस एसिड है तो अगर ये XeF4 के साथ रिएक्ट करेगा तो इससे एक F- ये के SbF6- बनाएगा, और XeF4 एक F- प्रोड्यूस करके XeF3+ बनाएगा। XeF3 में देखेंगे ज़ेनॉन के वैलेंस साइड में 8 इलेक्ट्रॉन थे, एक पॉजिटिव आ गया तो 7 बच गए, और 3 बॉन्ड में चले गए, यानी बच गए 4, और 4 यानी 2 लोन पेयर। तो इसके लोन पेयर 2 हैं और बॉन्ड पेयर 3 है, तो हाइब्रिडेशन हो जा रही है। sp3 स्टेट नंबर हो गया इसका 5,
और हाइब्रिडेशन हो गई sp3d, और sp3d हाइब्रिडेशन है और ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसमें देखेंगे कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में दो पोजीशंस आती हैं, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। तो लोन पेयर एंड बाइकी ग्रुप्स को हम इक्वेटोरियल पे प्लेस करेंगे एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को हम एक्सियल पे प्लेस करते हैं। सो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी, ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड द शेप विल बी बेंट टी शेप्ड। ठीक है। SbF6 माइनस में देखेंगे तो SbF6 माइनस में Sb के वैलेंस साइड में 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक नेगेटिव आ गया तो 6 हो गए, और बॉन्ड में 6 के चले गए तो एक भी लोन पेयर नहीं है, और इसका स्टेरिक नंबर विल बी 6 एंड हाइब्रिडेशन विल बी sp3d2 एंड ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में 3 रिएक्शन दिए रखी है और इन्हें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। तो देखिए XeF6 प्लस NaF, तो XeF6 NaF के साथ रिएक्ट करके XeF6 प्लस NaF ये आपस में रिएक्ट करके Na प्लस और XeF7 बनाते हैं। ये ग्रुप 18 की रिएक्शन है और हमें इसको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है PCl5 सॉलिड। अब देखो PCl5 का स्ट्रक्चर वैसे कहा जाए तो PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में देखेंगे कि एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, एक्सियल PCl बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो सॉलिड स्टेट में इसकी पैकिंग बहुत अच्छी नहीं आती है, तो सॉलिड स्टेट में ये दो पार्ट में टूट जाता है, एक PCl4 प्लस एंड Cl माइनस और PCl4 प्लस एंड Cl माइनस। अब देखो ये जो Cl माइनस है वो दूसरे PCl5 के साथ कंबाइन होके PCl6 माइनस बना देता है। अब देखोगे कि PCl4 प्लस इज टेट्राहेड्रल एंड PCl6 माइनस इज ऑक्टाहेड्रल, और साथ में जब ये पॉजिटिव नेगेटिव में टूट रहा है तो इसमें आयनिक इंट्रैक्शन भी जनरेट हो रहा है, तो इसके कारण PCl5 टूट जाता है किसमें, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड जो अनसिमेट्रिकल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में दो पार्ट में टूट जाते हैं, जिससे उनमें आयनिक इंट्रैक्शन स्टैब्लिश हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है AiOH AiS2O6 होल थ्राइस प्लस वाटर। ये इसका एम्फोटेरिक नेचर एग्जिबिट कर रहा है और ये H प्रोड्यूस करता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्यूमिनियम +3 जो है दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर और उसका एम्फोटेरिक नेचर दिखा रहा है, यानी ये तीनों रिएक्शन ही पॉसिबल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कॉपर मेटल को जब कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया के कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो देखो कॉपर को जब हम HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड के साथ ट्रीट करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ जब ट्रीट किया जाता है तो कॉपर का नाइट्रेट फॉर्म होता है, कॉपर के नाइट्रेट एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म हुआ और NO2 प्रोड्यूस होता है और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। HNO3 सारे HNO3 मेटल्स के साथ या HNO3 सारी स्पीसीज के साथ जब रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रिएक्शन के बाद खुद रिड्यूस हो जाता है NO2 में और दूसरों को उनके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। जनरली बोल सकते हैं हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। एक केस है आयोडीन का, आयोडीन को ये हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में ऑक्सीडाइज ना करके HiO3 में ऑक्सीडाइज करता है। जैसे I2 को अगर ट्रीट करते हैं तो I2 को वो HiO3 में ऑक्सीडाइज करता है, +7 में नहीं करता है। ठीक है। अब देखो इसमें द प्रिंसिपल रिड्यूसिंग प्रोडक्ट इज NO गैस, नहीं NO गैस नहीं है, NO2 गैस है। NO2 गैस इज रेडिश ब्राउन इन कलर और स्ट्रॉन्ग के साथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हमेशा NO2 गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कॉपर मेटल इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर 2+ आयन विच इज ब्लू इन कलर। हाँ, कॉपर नाइट्रेट वाटर में सॉल्युबल है, कॉपर +2 में है और ये जो सॉल्यूशन होगा दैट इज ब्लू इन कलर। कॉपर +2 एक्वस का कलर ब्लू होता है, इसका कलर ब्लू आता है एंड कॉपर नाइट्रेट में का जो सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन का कलर ब्लू होगा वो कॉपर +2 की वजह से है। ऑल द HNO3 इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं। कुछ देखेंगे कि कॉपर नाइट्रेट में भी कुछ NO3 माइनस है और ये NO3 माइनस कहाँ से आ रहा है, तो ये NO3 माइनस आ रहा है HNO3 से,
यानी कॉपर को क्या हुआ कि कॉपर को ऑक्सीडाइज किया कॉपर के ऑक्साइड में, और फिर उस कुछ HNO3 ने कॉपर ऑक्साइड के साथ एसिड बेस रिएक्शन करी और एसिड बेस रिएक्शन करके कॉपर नाइट्रेट प्रोड्यूस किया। इसका मतलब ये है कि सारा HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे यूज़ नहीं हो रहा है, कुछ HNO3 एज ए एसिड भी यूज़ हो रहा है और वही HNO3 कॉपर नाइट्रेट में जा रहा है। ठीक है, द प्रिंसिपल रिड्यूसिंग प्रोडक्ट इज NO2 गैस। ये चौथा स्टेटमेंट सही है। तो देखेंगे कि सेकंड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही हो गया। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ कॉपर को अगर हम डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट करें, ये रिएक्शन भी हमें ध्यान रखनी है कि कॉपर को जब हम डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो कॉपर नाइट्रेट का ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो जाता है और यहाँ पे NO गैस प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ जो गैस प्रोड्यूस होती है वो NO प्रोड्यूस होती है, डाइल्यूट के साथ कॉन्सेंट्रेटेड के साथ NO2 प्रोड्यूस होती है। एक और रिएक्शन I2 को जब हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो ये इसको अपने इसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज ना करके HiO3 में ऑक्सीडाइज करता है और साथ में NO2 एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एक सीरीज ऑफ रिएक्शन दे रखी है। Cl2 गैस को ट्रीट किया बेरियम हाइड्रोक्साइड बेसिक मीडियम में और सॉल्यूशन इज हॉट, और एक तो क्लोराइड सॉल्ट बना है, दूसरा सॉल्ट हमें नहीं पता है जिसको हमने X लिख रखा है। फिर X को हमने H2SO4 के साथ ट्रीट किया, X इज ए बेरियम सॉल्ट, उसको ट्रीट किया तो बेरियम सल्फेट बन गया और Y बन रहा है। तो Y को बोल सकते हैं कि Y इज द एसिड ऑफ Y इज द एसिड। क्यों? H+, इसमें X में देखेंगे X एक सॉल्ट था और ये बेरियम सॉल्ट था, तो इसका एनायन और H+ कंबाइन होकर एसिड ही तो बनाएगा। और Y को जब हम हीट करें 365 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पे तो एक ग्रीन कलर की गैस प्रोड्यूस हो रही है और साथ में H2O प्रोड्यूस हो रहा है और O2 प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड हॉट सॉल्यूशन है, तो हॉट सॉल्यूशन के साथ Cl2 को जब आप देखेंगे कि Cl2 को जब हम OH- हॉट के साथ ट्रीट करते हैं और OH- कोल्ड के साथ ट्रीट करते हैं तो हॉट के साथ एंड कोल्ड के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट आता है। एक तो आता है हाइड्रा एसिड, दूसरा एक ऑक्सी एसिड से एनायन, और ऑक्सी एसिड से जो एनायन आता है वो हाईएस्ट -2 यानी +5 में आ जाएगा, और जब कोल्ड रहेगा तो उस केस में ऑक्सी एसिड जो आता है वो +1 में आ जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? यानी यहाँ जो X हुआ वो हो गया ClO3- यानी क्लोरेटाइन, तो बेरियम क्लोरेट बन जाएगा। अब देखो बेरियम क्लोरेट को जब हम H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो बेरियम सल्फेट और क्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, और क्लोरिक एसिड को 365 से ज़्यादा हीट करने पे ClO2 क्लोरीन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीनिश एयो गैस, या इसको ग्रीन गैस भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में एक सब्सटेंस P है, उसको हीट करते हैं ड्राई टेस्ट ट्यूब में, तो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस दैट रिकिंडल्स अ ग्लोइंग स्प्लिंटर। रिकिंडल्स अ ग्लोइंग स्प्लिंटर मतलब स्प्लिंटर की फ्लेम को और ज़्यादा बढ़ा देती है, प्रज्वलित कर देती है अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए। तो देखिए पी को जब हम हीट कर रहे हैं तो एक गैस प्रोड्यूस हो रही है, इस गैस को मानो हमने ए गैस लिख दिया, और ये ए गैस कह सकते हैं कि ये ए गैस इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, सपोर्ट्स कंबशन, तभी तो स्प्लिंटर की फ्लेम बढ़ जा रही है। अब देखिए कौन सा ऐसा है जो सपोर्टर ऑफ कंबशन है, तो KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करेंगे, ये मोल कॉन्सेप्ट में और पी ब्लॉक में भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है। मोल कॉन्सेप्ट में हमने इस पर बहुत सारे सवाल देखे होंगे। ये KCl + O2 में टूट जाता है, और O2 जो सपोर्टर ऑफ कंबशन, तो हाँ ये ए ऑप्शन पॉसिबल है। NaN3 देखें, NaN3 इज सोडियम अजाइड, और सोडियम अजाइड सारे एजाइड हीट करने पे नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर देते हैं, और अगर हमें अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन प्रोड्यूस करना हो तो ये मेथड बहुत अच्छा है कि आप एजाइड्स को हीट करें। साथ में एजाइड्स का यूज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, वो है कि एजाइड्स आर यूज्ड इन एयरबैग्स में सेफ्टी पर्पस के जो व्हीकल्स में एयरबैग होता है उसमें एजाइड्स का यूज़ किया जाता है।
ठीक है। K2SO3 को जब हम हीट करेंगे तो K2SO3 हीट करने पे K2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ कंबशन। एंड कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्रोड्यूस करेगा। CO2 इज नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन। CO2 का एक्चुअल में यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर्स में किया जाता है, यानी CO2 तो कंबशन को कम करती है, CO2 कंबशन को कम, मतलब कंबशन रिएक्शन ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है, तो ये कंबशन को फेवर ना करे डिसफेवर करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना सही है। चलिए मेटलर्जी से अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, कुछ मेटलर्जिकल प्रोसेस दिए हुए हैं। जैसे प्रोसेस 1 है कि द इम्प्योर मेटल with CO and distilling the resulting volatile carbonyl and finally decomposition at 150 डिग्री सेल्सियस एंड 200 डिग्री सेल्सियस टू गेट द प्योर मेटल। अब देखो कार्बोनिल के साथ हीट कर रहे हैं और कार्बोनिल बना के उसको दोबारा हीट करके हम प्योर मेटल ऑब्टेन कर रहे हैं, तो ऐसा तो केवल एक ही बार होता है और वो मेटल है निकल, और उस प्रोसेस को कहते हैं मॉन्स प्रोसेस। तो मॉन्स प्रोसेस में ऐसा होता है और मॉन्स प्रोसेस में हम निकल सॉलिड इम्प्योर को ट्रीट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और ये बना देता है NiCO4, और NiCO4 इज गैसियस एट रूम टेम्परेचर, गैसियस एट दिस 50 डिग्री अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस। इसको सेपरेट करते हैं और इसको सेपरेट करके दूसरे कंटेनर में ले जाके इसको हम डिकम्पोज कर देते हैं फर्दर Na में और CO में, और ये जो CO मिला इसको फिर से रिसाइकिल कर दिया जाता है और ये जो निकल मिला दैट इज़ प्योर निकल। क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटी जो थी वो तो यहीं रह गई दूसरे कंटेनर में, और जो गैसेस NiCO4 था उसको निकाल के हमने फिर दूसरे कंटेनर में इसको 150 to 200 डिग्री सेल्सियस पर डिकम्पोज कर दिया है, यानी फर्स्ट प्रोसेस इज फॉर निकल। नेक्स्ट, heating the sulfide ore in air until a part is converted into oxide, then further heating in the absence of air to let the oxide react with unchanged metal sulfide। पहले सल्फाइड ओर को हीट किया कि कुछ पार्ट ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, फिर एब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया कि ऑक्साइड सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर जाए। ठीक है, अब देखो सल्फाइड ओर है और पहले पार्शियल ऑक्सीडेशन किया, फिर ऑक्साइड एंड सल्फाइड का रिएक्शन हो रहा है, यानी सेकंड स्टेप इज सेल्फ रिडक्शन, और सेल्फ रिडक्शन कॉपर Hg Pb और Sb का पॉसिबल है। ठीक है, यानी ये अपना कॉपर मेटल हो सकता है, Hg हो सकता है, Pb हो सकता है और Sb हो सकता है। अच्छा, कॉपर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ओर है वो है CuFeS2। CuFeS2 में पार्शियली ऑक्सीडाइज किया जाता है कि ये कॉपर सल्फाइड बन जाए और आयरन का ऑक्साइड बन जाए, और फिर इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है कि कॉपर का ऑक्साइड बन जाए, और ये कॉपर ऑक्साइड बचे हुए कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर मेटल प्रोड्यूस होता है, और इस स्टेप को कहते हैं सेल्फ रिडक्शन। ये स्टेप हो गया रोस्टिंग, पार्शियल रोस्टिंग, और ये जो स्टेप है ये सेल्फ रिडक्शन है, यानी सेकंड स्टेप इज फॉर कॉपर। ठीक है, थर्ड स्टेप देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल अमाउंट्स ऑफ मेटल क्लोराइड एंड NaCl टू ऑब्टेन द मेटल। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिकली मेटल को ऑब्टेन करें तो ये मेटल अच्छा कौन सा हो सकता है, तो S ब्लॉक का हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। देखें क्वेश्चन में ऐसा बोला है द प्रोसेस यूज फॉर ऑब्टेनिंग मैग्नीशियम निकल एंड कॉपर। तो कॉपर के लिए तो सेकंड वाला प्रोसेस हो जाएगा, निकल के लिए फर्स्ट वाला हो गया, तो मैग्नीशियम के लिए थर्ड वाला हो जाना चाहिए कि S ब्लॉक और एल्यूमिनियम के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम के जो प्रोसेस यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं डॉज प्रोसेस। मैग्नीशियम क्लोराइड को मेल्ट किया जाता है Mg+2 में और Cl- में, और इसका रिडक्शन किया जाता है, और इस MgCl2 का मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए हम इसमें सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं, और सोडियम क्लोराइड इसका मेल्टिंग पॉइंट कम करता है और साथ ही में इस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस इंक्रीज करता है, सेम एज मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें हमें ट्रू फॉल्स देना है। पहला स्टेटमेंट है इन गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रोसेस एल्यूमिनियम एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट।
हाँ, थर्माइट प्रोसेस में एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जैसा कि हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि थर्माइट प्रोसेस में Cr2O3 Fe Cr2O3 बोर B2O3 और Fe2O3 को यूज़ कर सकते हैं। इनको एल्यूमिनियम के साथ ट्रीट किया जाता है और एल्यूमिनियम यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और एल्यूमिनियम यहाँ खुद ऑक्सीडाइज होता है Al2O3 में और क्रोमियम को रिड्यूस कर देता है क्रोमियम +3 से 0 में। तो गोल्डस्मिथ प्रोसेस में एल्यूमिनियम एक्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, मैग्नीशियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgCl2। गलत बात है। मैग्नीशियम को इलेक्ट्रोलिसिस जब करेंगे तो एक ज़्यादा ही तो पॉजिटिव मेटल है, तो हम उसके एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करके नहीं निकाल सकते। हमें उसका मोल्टन सॉल्यूशन लेना पड़ेगा या फ्यूज सॉल्यूशन लेना पड़ेगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए हम उसमें NaCl ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ PB इज पॉसिबल बाय स्मेल्टिंग ऑफ इट्स ऑक्साइड। स्टेटमेंट सही है। PB के सल्फाइड को चाहे तो हम PB के सल्फाइड को ट्रीट कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ, रोस्टिंग करेंगे तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस ऑक्साइड को कार्बन की हेल्प से रिड्यूस करके हम PB ऑब्टेन कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ मेटल मोल्टन स्टेट में ऑब्टेन होगा तो इस प्रोसेस को स्मेल्टिंग बोलेंगे। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ PB इज पॉसिबल बाय स्मेल्टिंग ऑफ इट्स ऑक्साइड, यानी ये स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, रेड बॉक्साइट इज प्योरिफाइड बाय सरफेक्स प्रोसेस। ठीक है, अब देखो बॉक्साइट दो कलर का आता है, एक तो रेड बॉक्साइट और दूसरा वाइट बॉक्साइट। इसमें रेड बॉक्साइट में होता है Fe2O3। रेड बॉक्साइट में Al2O3 के अलावा, तो Al2O3 तो होना ही होना है क्योंकि बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। इसके साथ आयरन ऑक्साइड और बहुत माइनर अमाउंट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, माइनर अमाउंट में। मेजर इम्प्यूरिटी इज आयरन ऑक्साइड। वाइट बॉक्साइड में Al2O3 के साथ SiO2 मेजर इम्प्यूरिटी होती है और आयरन ऑक्साइड यहाँ माइनर अमाउंट में है। आयरन ऑक्साइड यहाँ माइनर अमाउंट में है। अब देखो, अब हमें कुछ स्टेटमेंट बोला, रेड बॉक्साइड इज प्योरिफाइड बाय सरपेक्स प्रोसेस। सरपेक्स प्रोसेस में क्या करते हैं, तो एल्यूमिनियम के प्योरिफिकेशन के लिए 3 प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस है बेयर्स प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस है सरफेक्स प्रोसेस एंड तीसरा प्रोसेस है हॉल्स प्रोसेस। ठीक है, अब इन तीनों प्रोसेस से एल्यूमिनियम बॉक्साइट का प्योरिफिकेशन होता है। ठीक है, अब देखो रेड बॉक्साइट में इम्प्यूरिटीज में कौन कौन है, तो इम्प्यूरिटीज में आयरन ऑक्साइड और माइनर इम्प्यूरिटी में है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, वाइट बॉक्साइड में इम्प्यूरिटी है SiO2 और SiO2 देखेंगे कि SiO2 यहाँ मेजर इम्प्यूरिटी है। ठीक है, अब जरा इनके मैग्नेटिक नेचर पे देखें, इनका मैग्नेटिक नेचर देखें तो मैग्नेटिक नेचर में देखोगे कि मैग्नेटिक नेचर नहीं, एसिडिक एंड बेसिक नेचर। तो Al2O3 तो एम्फोटेरिक है, आयरन ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर और SiO2 इज एसिडिक इन नेचर, है ना। अच्छा, बेयर्स प्रोसेस में हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं और NaOH के साथ ट्रीट करके हम इम्प्यूरिटी को सेपरेट करते हैं। तो देखो Al2O3 और आयरन ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक है और ये बेसिक है, तो जब NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो Al2O3 रिएक्ट कर जाएगा और आयरन ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करेगा। यानी हम रेड बॉक्साइड के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, तो रेड बॉक्साइड के लिए यूज़ किया जा सकता है बेयर्स प्रोसेस। दूसरा रेड बॉक्साइड के लिए प्रोसेस यूज़ किया जाता है वो हॉल्स प्रोसेस है, इसमें हम Na कॉन्सेंट्रेटेड Na2CO3 में डिजॉल्व करते हैं। अच्छा, वाइट बॉक्साइड के लिए हम सरपेक्स प्रोसेस का यूज़ करते हैं और वाइट बॉक्साइट में हम वाइट बॉक्साइट Al2O3 प्लस SiO2 को कार्बन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये एल्यूमिनियम का नाइट्राइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड और सिलिकॉन प्रोड्यूस कर देता है और फिर ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस से Al2O3 और अमोनिया ऑब्टेन किया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि रेड बॉक्साइड इज प्योरिफाइड बाय सरफेक्स प्रोसेस, ये रॉन्ग है। रेड बॉक्साइड इज प्योरिफाइड बाय बेयर्स प्रोसेस
and Hall's process. Serpex process is used for white bauxite. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में पूछा है कि सोडियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 किसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। तो जब हम MgCl2 एक्वस के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो Mg का जो कार्बोनेट है, मैग्नीशियम का कार्बोनेट वाटर में स्पाइरली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो Mg+2 एंड कार्बोनेट आयन ये आपस में रिएक्ट करके MgCO3 सॉलिड बना देंगे और NaCl सॉल्यूशन में रह जाएगा। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 को ट्रीट करें CaHCO3 के साथ, तो यहाँ पे भी सिमिलर रिएक्शन होगी। कैल्शियम+2 कार्बोनेट आयन के साथ कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट PPT बनाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट PPT फॉर्म हो जाएगा और साथ में NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा। H2SO4 के साथ ट्रीट करें तो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि Na2CO3 में जो एनायन आया CO3 दैट इज फ्रॉम वीक एसिड H2CO3। सो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण अपना सॉल्ट Na2SO4 बनाएगा और इसको कार्बोनेट आयन को H2CO3 के फॉर्म में बाहर करेगा, जो फर्दर CO2 और वाटर में टूट जाएगा। ड्राई CO2 के साथ अब देखो Na2CO3 प्लस ड्राई CO2, तो ड्राई CO2 मतलब CO2 गैस हो गई, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, तो इसके साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। बट अगर यही CO2 एक्वस हो जाए तो CO2 एक्वस मतलब CO2 अगर एक्वस हो गया तो CO2 प्लस वाटर एक्वस स्टेट मतलब हो गया ये तो H2CO3 है और इसमें है कार्बोनेट आयन, तो कार्बोनेट आयन एक बेस है और H2CO3 एक एसिड है, तो एक्वस फेज में ये आपस में रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना देते हैं NaHCO3। ठीक है, पर ये रिएक्शन कहाँ होती है, एक्वस स्टेट में, बट हमारे पास क्या है ड्राई CO2, तो डी ऑप्शन विल नॉट रिएक्ट। ठीक है, हाँ चलिए डेल्टा जी क्वेश्चन 14 फिर से मेटलर्जी का सवाल है। डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट इन एलिंगम डायग्राम स्लोप्स डाउनवर्ड फॉर द रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जे एडवांस के हिसाब से। डेल्टा जी देखा जाए तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और अगर हम डेल्टा एच और डेल्टा एस को कांस्टेंट माने तो देख सकते हैं कि अगर हम डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का प्लॉट ड्रॉ करते हैं, डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर, तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी, स्लोप इज माइनस डेल्टा एस, यानी जिसका अच्छा अब हमें पूछा है कि एलिंगम डायग्राम स्लोप्स डाउनवर्ड फॉर द रिएक्शन। स्लोप्स डाउनवर्ड मतलब ऐसा होना चाहिए, दैट इज स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। फॉर स्लोप टू बी नेगेटिव, डेल्टा एस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब हमें बस ये देखना है कि किस प्रोसेस में डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो देखिए ये जो रिएक्शन है Mg+O2 से प्रोड्यूस हो रहा है MgO, इसका डेल्टा एस देखें तो प्रोडक्ट में देखेंगे कि प्रोडक्ट में सॉलिड है और रिएक्टेंट में गैस का मॉलिक्यूल है O2 गैस, यानी इस प्रोसेस में तो डेल्टा एस इज लेस देन 0, स्लोप विल डेल्टा एस इज लेस देन 0, स्लोप विल बी पॉजिटिव। दूसरी रिएक्शन Ag+O2 से Ag2O बन रहा है, Ag सॉलिड प्लस O2 गैस, ये आपस में रिएक्ट करके Ag2O प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका डेल्टा एस देखा जाए तो इसमें भी रिएक्टेंट में गैस है, प्रोडक्ट में कोई गैस नहीं है, यानी इसमें भी एंट्रोपी डिक्रीज करिए, डेल्टा एस इज लेस देन 0। थर्ड रिएक्शन है C+O2 से CO2, C+O2 से जब CO2 बनेगा तो देखेंगे CO जब बनेगा तो रिएक्टेंट में एक गैस का मॉलिक्यूल, एक गैस का मोल है, प्रोडक्ट में 2 गैस के मोल्स हैं, यानी यहाँ डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 एंड स्लोप इज लेस देन 0। मतलब इस यही एक रिएक्शन है C+O2 से CO2, इसका स्लोप C+O2 से CO, इसका स्लोप नीचे होगा, ये डाउनवर्ड जाएगी। ठीक है, एंड फोर्थ रिएक्शन इज CO+O2 से CO2, CO गैस प्लस O2 गैस से बन गया CO2 गैस। अगर हम पर मोल ऑफ ऑक्सीजन के इसको बैलेंस करें
तो यहाँ 2 CO और यहाँ 2 CO2। अब इसमें देखें तो रिएक्टेंट में 3 गैस के मोल्स है, प्रोडक्ट में 2 ही गैस के मोल्स हैं, यानी यहाँ पे भी एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है और इसका COP भी ग्रेटर देन 0। और हमें पूछा जा रहा है कि इसका COP लेस देन 0 है, तो एक रिएक्शन C+O2 से CO का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 में ग्रुप 13 में कुछ स्टेटमेंट है कि एक को सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इज ट्रीटेड विथ सैलिसिलिक एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द एबव रिएक्शन। ठीक है, बोरिक एसिड इज H3BO3। H3BO3 वाटर में रिएक्ट करके वाटर का OH माइनस एक्सेप्ट करके BOH4 माइनस बनाता है और H प्लस प्रोड्यूस करता है। अब इस BOH4 माइनस का स्ट्रक्चर देखें तो इससे 4 OH माइनस टेट्राहेड्रल जुड़े होते हैं। अब बोरिक एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या है कि इसको ट्रीट करें किसी के साथ कि वो BOH4 माइनस को रिमूव करे, ऐसी स्पीसीज के साथ ट्रीट करें जो BOH4 माइनस को कंज्यूम करे। तो होगा ये कि BOH4 माइनस जब कंज्यूम हो जाएगा तो ये रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और इस फॉरवर्ड शिफ्ट की वजह से ये इक्विलिब्रियम जब फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो ये जो बोरिक एसिड है इसका स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम सिस डाइओल्स का यूज़ कर सकते हैं या सैलिसिलिक एसिड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड देखो इसके साथ क्या करता है, तो सैलिसिलिक एसिड में COH और OH ग्रुप 1-2 पोजीशंस पे हैं। ये इसके साथ रिएक्ट करके ऐसी स्पीसीज फॉर्म करते हैं BOO। अब देखो इसका OH और इसका H पकड़ के वाटर निकाल दें, ऐसे सोचो, इसका OH और H पकड़ के हमने क्या किया, इसका OH और H पकड़ के हमने क्या किया, वाटर निकाल लिया। ऐसे इधर पे भी OH और H पकड़ के वाटर निकाल देंगे तो ये फॉर्म हो जाएगा कुछ C डबल बॉन्ड O। ऐसी स्पीसीज फॉर्म हो जाएगी। इधर से भी ऐसी स्पीसीज फॉर्म हो जाएगी। इसमें देखेंगे बोरॉन माइनस में है और यहाँ बोरॉन इज टेट्राहेड्रल और इसमें जो ग्रुप्स अरेंज हैं वो इस तरीके से हैं कि इसमें पेनोसिमेट्री नहीं आएगी। सो ये जो कंपाउंड होगा दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब ऑप्शंस पे आते हैं। नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म बिकॉज बोथ आर एसिड्स। तो अच्छा, इनकरेक्ट पूछा है, नहीं, रिएक्शन होती है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये बोरो ईथर जैसा प्रोडक्ट बना देते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, यानी ये अपना करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रोडक्ट इज ए 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, इज इट एंड ऑप्टिकली रिजॉल्वेबल। हाँ, ये 4 कोऑर्डिनेटेड है, दिख रहा है, 4 बॉन्ड जुड़े हुए हैं एंड इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। सो हम इसको बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट इज अ 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स एंड ऑप्टिकली रिजॉल्वेबल। तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा और ये अपना ऑप्शन नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट इज अ 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स एंड ऑप्टिकली नॉन रिजॉल्वेबल, ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ऑप्टिकली रिजॉल्वेबल होना चाहिए और यहाँ पे नॉन रिजॉल्वेबल कहा जा रहा है। देयर आर 2 न्यूली फॉर्म्ड 5 मेंबर्ड रिंग्स, यहाँ 2 न्यूली फॉर्म्ड 5 मेंबर्ड रिंग्स है। तो जरा रिंग्स को देखते हैं। तो रिंग में देखेंगे कि यहाँ पर जो रिंग है दैट इज नॉट 5 मेंबर्ड बट इट इज 6 मेंबर्ड। बोरॉन, इसको देखते हैं, बोरॉन 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड, इधर 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड। तो देयर आर 2 न्यूली 6 मेंबर्ड